नमस्ते मैडम। नमस्ते बच्चों, बैठो। जी बच्चों, मैडम। आपने अब तक सर्वनाम व उसके भेद, विशेषण व उसके भेद पढ़े थे। आप लोगों की समझ में आए? जी मैडम, आ गया समझ में। जी मैडम, मेरे भी समझ में आ गया। जी मैडम, आ गया। तो आज हम क्रिया व उसके भेद पढ़ेंगे। ओके, मतलब कार्य का करना, यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम बाजार गया, तो गया शब्द से पता चलता है ना कि क्या काम हो रहा है, कि काम हो रहा है। ऐसे ही बच्चे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं बच्चे, यानी बच्चों का काम क्या है? दौड़ना। तो ये भी हमारी क्रिया है। इसी तरह से मैंने खाना खाया, तो मैंने क्या किया? खाना खाया। खाया, तो खाया यहाँ पर क्रिया है ना। तो यही चीजें, यानी इन शब्दों से कार्य के करने का या होने का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो अब हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यानी सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, सकर्मक, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि राधा पत्र लिखती है, तो राधा क्या करती है? पत्र लिखती है। इसी तरह से सुभाष खाना खाता है, सुभाष क्या करता है? खाना खाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम क्रियाओं के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न लगाते हैं और जो उत्तर आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि राधा क्या लिखती है, तो आपने आंसर पाया, उत्तर पाया, पत्र लिखती है। इसी तरह से सुभाष क्या करता है? खाना खाता है, तो यहाँ भी उत्तर आया। तो जहाँ पर क्रिया के साथ प्रश्न लगाने पर, यानी क्या, किसे या किसको लगाकर उत्तर आता है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। मैडम, जैसे कि मीरा गीत गाती है, तो यहाँ पर क्या गाती है? गीत। तो सकर्मक क्रिया हुई ना। हाँ मैडम, और जैसे कि नीरजा किताब पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है? किताब। तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया हुई। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया कहाँ होगी? यानी अकर्मक। जैसा कि नाम से लगता है कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मंजरी सोती है, पक्षी उड़ते हैं, संजय बैठा है। तो यहाँ पर अगर क्रिया में क्या, किसे, किसको लगाओगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे सोती है, तो नहीं उत्तर मिलता ना, तो केवल मंजरी यानी कर्ता का उत्तर मिलता है। कौन सोती है, कौन से तो उत्तर मिलता है, लेकिन क्या, किसे, किसको करने पर उत्तर नहीं मिलता। इसीलिए ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। हाँ मैडम, जैसे कि वह नहीं आया, तो कौन नहीं आया, तो यहाँ पर कौन से तो उत्तर मिलता है, लेकिन क्या से उत्तर नहीं मिलता। पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ भी पक्षी उड़ते हैं, तो कौन से उत्तर मिलता है कि कौन उड़ते हैं, लेकिन क्या उड़ते हैं, तो यहाँ केवल कर्ता के विषय में पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हुई।
शाबाश, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया। हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बताया। हाँ, जैसे कि लड़का सोता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं क्रिया के दूसरे भेद की, यानी प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया यानी किसी वाक्य में एक ही क्रिया है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे यश ने पत्र लिखा, उसने सेब खरीदा, वह स्कूल गया। तो यहाँ पर सभी में एक ही क्रिया है ना, लिखा, खरीदा, गया। तो ये हमारी सामान्य क्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्रिया संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? यानी किसी वाक्य में यदि एक से अधिक क्रियाएं एक ही अर्थ, क्या एक ही अर्थ में प्रयुक्त होती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों ने पतंग फाड़ दी, यानी पतंग के साथ फाड़ना और दिया 2 क्रियाएं हैं लेकिन अर्थ एक ही निकलता है, फाड़ दी। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हुई। वैसे ही बच्चों ने अपनी कमीजें पहन ली, तो यहाँ पर भी 2 क्रियाएं हैं ना, पहनना और लिया, लेकिन अर्थ यहाँ पर एक ही निकलता है कि पहन लिया। तो ऐसे वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती हैं। हाँ मैडम, जैसे कि मैंने कोट उतार दिया, तो यहाँ पर उतारना और दिया तो दोनों ही अलग अलग क्रियाएं हैं लेकिन एक ही अर्थ निकलता है ना, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हुई। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। हाँ मैडम, जैसे कि मैंने टोपी लगा ली, तो यहाँ पर लगाना और लिया दोनों ही हैं, 2 क्रियाएं हैं लेकिन एक ही अर्थ है, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया हुई ना मैडम। अरे वाह बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, शाबाश। अब हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया की, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हाथ क्या है? संज्ञा, इससे रचना हुई हथियाना। गर्म क्या है? विशेषण, तो इससे क्रिया बनती है गरमाना। ऐसे ही अपना सर्वनाम है ना, तो इसका मतलब अपनाना। तो इस तरह के शब्द नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जी मैडम, जैसे रंग से रंगना, साठ से सठियाना, खर्च से खर्चना। अरे वाह बच्चों, बहुत अच्छा। चलो इसी बात पर ताली बजाओ। अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की, यानी चौथी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें काम करने वाला यानी कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी को प्रेरित करता है। और ये क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों ही हो सकती हैं। जैसे राधिका पत्र लिखाती है या मीरा पत्र लिखवाती है। तो यहाँ पर ना तो राधिका स्वयं काम कर रही, ना यहाँ पर मीरा कर रही, किसी और से करवा रही है ना, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। यानी स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, तो माँ बच्चे को सुलाती है, खुद नहीं सोती, तो यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी।
मैडम, जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है तो यहाँ पर स्वयं नहीं पढ़ती, बच्चों को पढ़ाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया यानी मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रंजना नहाकर मंदिर चली गई। इसमें एक बात और ध्यान रखना, नहाकर, खाकर, पहनकर यानी कर शब्द आ जाता है और पहले एक काम उसके बाद दूसरा काम होता है, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि मोहन कपड़े पहनकर स्कूल गया, यानी पहले कपड़े पहने उसके बाद स्कूल गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कर भी है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। हाँ जी मैडम, जैसे मेरी दीदी खाना खाकर ससुराल गई, तो यहाँ पर भी खाना खाकर आया ना, तो यहाँ भी हुआ ना। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो, शाबाश। हाँ मैडम, जैसे कि मैंने बाजार जाकर खाना खाया, यहाँ भी कर है, यानी मैंने बाहर खाना खाया। तो यहाँ पर बाजार जाकर यानी मैं पहले बाजार गई और फिर खाना खाया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यानी इस तरह से प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर या यह भी कह सकते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरह से रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हुए। और कुल कितने भेद हुए? कुल अगर हम सामान्य रूप से पूछें तो कुल क्रिया के 2 भेद हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हाँ मैडम, और कर्म के आधार पर 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। और प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, कल दूसरी चीजें पढ़ाएंगे, कल कुछ दूसरा पढ़ाएंगे। अच्छा लगा ना? ऐसे ही पढ़ते रहो तो बहुत अच्छे बच्चे बनोगे और लॉकडाउन का फायदा भी आपको मिलेगा।